एक बार फिर से आपको हरिद्वार लिए चलते हैं। अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। आपका बेसिक ग्रेजुएशन जो होगा वो होगा, परंतु हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर बताए समाये हुए ज्ञान के खजाने को अगर आप एक्सप्लोर करोगे, जानने का प्रयास करोगे, जिसकी यहाँ पूरी संभावना है और आपके लिए पूरी सुविधा भी उपलब्ध है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन आपको भौतिक सुख तो दे सकता है, आध्यात्मिक शांति नहीं दे सकता है। अगर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करनी है और आध्यात्मिक शांति के माध्यम से समग्र विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और अंततोगतः युग बदलने के लिए ये जो यात्रा चल रही है, इसमें जुड़ना है, तो मैं मानता हूं ईश्वर ने आपको बहुत सही जगह पर भेजा है। इसका उपयोग आप लोगों ने करना चाहिए। आज यहां पर पंडित राम शर्मा और पूज्य माता जी का पुण्य स्मृति भी है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की एक परंपरा भी है। उनके एक ही जीवन में, मैंने अभी प्रणव भाई से पूछा कालखंड क्या हुआ, कालखंड क्या रहा। पंडित राम शर्मा के जीवन का कालखंड होता ही नहीं। तो अनेक युगों तक उनके काम से, अनेक युगों तक उनके कर्म से अनेक लोगों के जीवन का, आत्मा का उद्धार करते रहेंगे। परंतु मैंने दैहिक कालखंड की बात उनसे पूछी, उन्होंने बताया 80 साल। 80 साल के जीवन में पृथ्वी के अनेक जीवों तक गायत्री मंत्र को पहुंचाने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। अनेक लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़कर देश भर में न जाने कितने गायत्री शक्ति पीठों की रचना करी और गायत्री शक्ति पीठ के माध्यम से गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। यहाँ पर आज विषय लिखा है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। देवत्व क्या होता है? देवत्व होता है शुभ शक्ति की एक अच्छी व्याख्या। हर मनुष्य के मन में, हर मनुष्य के शरीर में भी और हर मनुष्य के आत्मा के साथ जुड़ी हुई भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वृत्तियां रहती हैं। आप गायत्री मंत्र का थोड़ा वैज्ञानिक और अभ्यास करेंगे तो ये 24 अक्षर जो है वो आपकी 24 सद ग्रंथियों को जागरूक करते हैं और ये 24 जागरूक हुई सद ग्रंथियां आपको देवत्व की ओर ले जाती हैं। चलिए बढ़ते आगे। गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून से चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह ने बन्नू स्कूल के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर वार किया। इसके साथ ही शाह ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों की भी सराहना की, उन कामों को गिनवाया। शाह ने कहा कि देवभूमि की रचना करने का काम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। शाह ने कहा कि आज उत्तराखंड में दूसरा बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करके किया गया है। उत्तराखंड में लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान मक्के की खेती करेंगे और वैज्ञानिक तरीकों से पौष्टिक पशु आहार बनाने की योजना की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन को कांग्रेस के राज में कमजोर कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर सबके कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार घोटाले का एक पर्याय बनी हुई है।
तो अमित शाह ने देवभूमि में चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब इसके बाद सियासत किस तरह के बदलेगी, क्या चीजें देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा दें कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र भसीन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। सुजाता जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। सुजाता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस चर्चा की, और बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज उत्तराखंड बीजेपी बहुत ज्यादा चर्चा में हाईलाइटेड है। वजह इसलिए क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। क्या बदलाव आप देखते हैं, क्या चीज आप महसूस कर पा रहे हैं कि इसके बाद क्या ऊर्जा मिलेगी आपको, किस तरीके से आप आगे की तैयारियां करेंगे इसके बाद अमित शाह के दौरे को देखते हुए? देवेंद्र जी। माननीय श्री हरि जी का हुआ है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ऊर्जा देने वाला है। और आज उन्होंने महत्वपूर्ण सीधे जनता से महिलाओं से जुड़ी हुई योजना का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जिसके तहत हमारी जो पर्वतीय महिलाएं हैं इनका जीवन घास काटने, सिर पर बोझ लाद करके घर लाने में बुरा लग जाता है, चल जाता है, उससे मुक्ति दिलाने और साथ ही जो हमारे पशु हैं उनको पौष्टिक जिससे जो आउटपुट है वो बढ़ जाए और जो उत्पाद है जी भी बेहतर हो जाए। इस दृष्टि से घसियारी कल्याण योजना का भी प्रारंभ किया है। और दूसरी ओर आज हरिद्वार में जो उन्होंने आधारित तौर पर बातें कही हैं वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रही है और उनके निश्चित तौर पर हमारी जो ऊर्जा है वो बड़ी है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने जनता को संबोधित किया और जिस प्रकार से उन्होंने जो विरोधी दल हैं उनको बेनकाब किया, तो निश्चित तौर पर ये उन लोगों का है जो विकास के स्थान पर हमेशा करते रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और हम अपने विकास पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है फायदा घसियारी कल्याण योजना के माध्यम से जनता के में आया है। तो निश्चित तौर पर दौरा है बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले चुनाव में भी हमें इस का बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। और सीधा जनता से जुड़ा मसला है, इसलिए हम जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बात भी ठीक है देवेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। सुजाता जी देखिए, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ये चीज बोल रहे हैं कि वो अमित शाह के आने के बाद काफी उत्साहित, उनकी पार्टी काफी ऊर्जा से लबरेज है और वो चुनाव में इसी दमखम के साथ जाएंगे। आप किस तरीके से देखती हैं इस दौरे को और आने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए? आपको लगता है कि आपको दिक्कत करेंगे ये दोनों मिलकर एक बार फिर से? देखिए, जनता जनार्दन होती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकार वाली नाकारा निठल्ली मक्कार सरकार आज पूछ रही है कि कांग्रेस की कार्यकाल की नाकामी क्या है और उनको गिराने की बातें कर रहे हैं। आपको पता है ना, अभी 2 दिन पहले फॉर्मर सीएजी विनोद राय ने माफी मांगी। फिर जो मंच था वहां से उतर कर चले गए प्रणब चंद्र। ये इनके अपने नेता, इनके अपने विधायक। ठीक है सुजाता जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मैं कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से पहले आपकी आवाज एक बार सही से आ जाए, फिर आपसे चर्चा करते हैं। देवेंद्र जी मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा क्योंकि आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है सुजाता जी की। देवेंद्र जी देखिए, 2 बातें, क्योंकि अमित शाह के दौरे से पहले लगातार कांग्रेस आपके ऊपर हमला कर रही है, पार्टी के ऊपर हमला कर रही है कि आप इस बार सत्ता से जाने वाले हैं, और लगातार हरीश रावत बड़े एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो दौरा है अमित शाह का, ये जो मोदी जी आ रहे हैं, इससे आप पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि हर फ्रंट आपके खिलाफ खुला हुआ है, देवस्थानम बोर्ड से लेकर तमाम ऐसे मसले जिसको लेकर आपको जो है कांग्रेस लगातार घेर रही है। अब आपको लगता है कि इस दौरे के बाद पेस्ट कंट्रोल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे को भी लगातार कांग्रेस उठाती रही है? देवेंद्र जी। कांग्रेस तो जमीन पर कहीं है ही नहीं जी। मैं डिस्कनेक्ट कर दूं अगर एक ही तरफ से पूछना है तो? मैं सुजाता जी आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से आपसे जुड़ूंगा। देवेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा है और ना उनके पास कोई धरातल है। कांग्रेस अपने युद्ध में इतनी गहरी उलझी हुई है कि इनके नेता जी कुछ बोलते हैं और इनके दूसरे नेता कुछ और बोलते हैं। और स्थिति तो है कि पंजाब के एपिसोड के बाद जो हरीश रावत जी के बारे में बार बार बात कही जाती है, उनको केवल
वहाँ के प्रभारी अपने तो 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और कहानी सुना रहे हैं दूसरों को। स्थापित करने मैं के उसी लिए में जवाब ले रहा हूँ सुजाता जी, मैं उसी में जवाब ले रहा हूँ। बोले देवेंद्र जी, बोले। विवाद खड़े करने के प्रयास करते हैं, उससे उनका कोई भला नहीं है। सच्चाई है जनता पार्टी निश्चित तौर पर अगला चुनाव जीतने वाली है। और अभी सुजाता जी ने एक बात कही कि हमारी वो मंत्री है वो नाराज होंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा और कांग्रेस के लोगों को तो समझ में बिल्कुल आएगा भी नहीं। कारण है कि लड़ते रहते हैं। हमारे पूरी व्यवस्था बनी थी कि जो हवाई अड्डे पर कौन लोग जाने वाले हैं, जो जीटीसी है वहां कौन लोग जाने वाले हैं, और जो हमारा कार्यक्रम स्थल था वहां कौन लोग रहने वाले हैं, और दूसरे स्थान पर कौन लोग रहने वाले हैं। पूरी व्यवस्था और सभी की यहाँ व्यवस्था ही बनती है। आपके यहाँ जो लड़ाई सड़कों पे हो रही है, आपके विधायक सड़कों पे लड़ रहे हैं। देवेंद्र जी एक बड़ा सवाल जो कांग्रेस लगातार उठाती रही है, और मुझे लगता है सुजाता जी के मन में भी ये सवाल होगा। मैं चाहूंगा, मैं उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही तो मैं सवाल आपसे पूछूं और समझूं आपसे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि आपने काम नहीं किया इसलिए आपको मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि आप सत्ता से जा रहे हैं इसलिए आपने लगातार ताबड़तोड़ 3 मुख्यमंत्री बदल दिए 5 साल में। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री बदला जाना संगठनात्मक विषय है हमारी पार्टी का। अच्छा, राज्य का अपमान है, राज्य का अपमान है एंकर महोदय, ये राज्य का अपमान है, ये पार्टी की बात नहीं रह जाती है। जब सरकार में कोई आता है तो सरकार सबकी होती है, मुख्यमंत्री सबका होता है। मैं एक ब्रेक लूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं और समझने की कोशिश करूंगा। सुजाता जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी, मैं कोशिश करूंगा ब्रेक के दौरान आपकी आवाज जो है हम क्लियर कर पाए। देवेंद्र जी मैं आपसे भी आऊंगा, आपसे तमाम सवाल मुझे अभी पूछने हैं और यह समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर अमित शाह के इस दौरे को और प्रधानमंत्री मोदी के आने वाले दौरे को देखते हुए क्या चीजें और बदलेंगी उत्तराखंड की सियासत में। तो उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी सियासी सरगर्मी बड़ी तेज है, ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। अमित शाह इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है, हरिद्वार में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम भी लगातार मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं और देवेंद्र भसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ में सुजाता जी बनी हुई। सुजाता जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी करें। आप उस वक्त क्या कह रही थी वो समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, विशेष तौर पर जब मुख्यमंत्री बदलने वाला सवाल था उस पर आप कुछ बोलना चाह रही थी सुजाता जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस सरकार ने कोई कार्य किया होता तो ये कांग्रेस कार्यकाल पर नहीं जा रहे होते। कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रहे हैं और अपने 5 साल के कार्यकाल को छू मंतर कर दिया क्योंकि कार्य कुछ किया नहीं। 3 मुख्यमंत्री संगठनात्मक एक जो कारण ये बता रहे हैं वो तो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री बनता है या जब कोई पार्टी सरकार में आती है उसकी जिम्मेदारी राज्य के लोगों के प्रति होनी चाहिए। और इस तरीके से एक के बाद एक इन्होंने मुख्यमंत्री बदला है और जनता त्राहिमाम कर रही है। और क्यों कर रही है? आज ये घसियारी योजना की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए घास ये सस्ते दरों में बेचेंगे, इन्हें शर्म नहीं आती? ये झूठ बोलते हैं। घास जो मुफ्त में मिलती है वो सस्ता क्या होगा? सस्ता मुफ्त से भी ज्यादा सस्ता। ये तो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है जो लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। अगर आप कोई कारण बता रहे हैं कम से कम ये तो ना बताएं कि सस्ते दरों में बेच रहे हैं। लोगों का अपमान मत करिए। मातृ शक्ति को आप एम्पावर करने के बजाय, सशक्त करने के बजाय उनको कह रहे हैं घसियारी योजना हम आपके लिए खोल रहे हैं। उसे गौरा देवी योजना भी बना सकते थे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि आज पंडा पुरोहित इनके विरोध में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ती, भोजन माताएं, यूपीसीएल पिटकुल के जो योग्य छात्र हैं, फार्मासिस्ट, सहकारी बैंक, मतलब मैं समझ गया सुजाता जी मतलब आपके अकॉर्डिंग ये योजना कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा है। अब मैं जवाब लेता हूं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी अब आपका जवाब बड़ा अहम हो जाता है। आपने सुना होगा तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपने एक जमीन पर कुछ काम किया नहीं, हवा हवाई आपने बात की है, इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, इसलिए आपको ताबड़तोड़ बड़े बड़े नेताओं के दौरे कराने पड़ रहे हैं। सीधा आरोप है। अब आपका जवाब देवेंद्र जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुजाता जी कई बार डिबेट पर आई और हमने तो प्रदेश सरकार की जानकारी भी दी, लेकिन उनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कांग्रेस के लोग ऐसा ही करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो हमारी एक बैठक और हुई है जिसे हमारे भारी जी और माननीय संगठन मंत्री प्रदेश के थे, उससे पूरी करके जब हम अब डोर टू डोर अपने कैंपेन में जाने वाले हैं तो जनता के बीच में हम अपनी उपलब्धियां लेके जाने वाले हैं। पूरा डॉक्यूमेंट किया हमने, वो हम जनता के बीच में रखेंगे। कांग्रेस के पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें डेनिस होगा या भ्रष्टाचार होगा या आपदा के समय में 12 करोड़ की फिल्म होगी जिसमें हरीश रावत जी ने आपदा के पैसे में अपने चेहरा चमकाने के प्रयास किए थे, या फिर
पूरे खनन होगा। और जब उन्होंने ये कहा था कि ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वो सही वो होगा। और खास व्यक्ति रणजीत सिंह रावत जिस प्रकार से हरीश रावत जी पोले खोल रहे हैं, वो कांग्रेस की असलियत बताता है। पहली बात घसियारी योजना के बारे में सुजाता जी ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये नहीं चाहते पर्वतीय महिलाओं के सिर का बोझ कम हो, ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से पर्वतीय महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो, ये चाहते हैं कि पर्वतीय महिलाएं पिछड़ी रहे, वे सारा दिन घास का मैं समझ गया ऊपर भारी बोझ। घास सुजाता कटवाएंगे। जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। सुजाता जी देखिए हिल टॉप के बारे में भी बात कर दे और नादेई शुगर मिल में जो घोटाला हुआ उसके बारे में बात करें। जितने घोटाले इन्होंने करे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ये जो बातें कर रहे हैं वो उसका कोई धरातल नहीं है, क्योंकि अगर हरीश रावत के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं तो हरीश रावत जेल में क्यों नहीं है, वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, मगर जनता देख रही है और इनको सबक सिखाएगी 2022 में। ले आइए, जाके अमित शाह को लाइए, मोदी को लाइए, मगर जनता का इमाम कर रही है और अब सजा देगी आपको। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देवेंद्र जी, सुजाता जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है, ताबड़तोड़ दौरे हो रहे, लेकिन कांग्रेस कह रही है उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता त्रस्त है और जनता अपना जवाब चुनाव में देगी। देखेंगे जनता किस करवट बैठती है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने का दूसरी बार उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपदा के समय आपने अभिभावक की तरह साथ दिया, हम आपका धन्यवाद करना चाहते। देखिए क्या कहा। अभी मुझे दूसरी बार उनका स्वागत करने का अवसर हुआ है। पिछली बार जब आप आए थे मुख्य सेवक के रूप में, जब से मैंने काम करना शुरू किया तो अचानक आपका फोन आया कि आपदा आई है, मैं आपदा में यहाँ आना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत के कार्य चल रहे हैं। और आप सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे आप पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की आपने टीम दी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। देहरादून बीजेपी मुख्यालय पर अमित शाह ने भोजन पर नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर कई कैबिनेट मंत्री और नेता मौजूद रहे। बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि अमित शाह का यह दौरा काफी अहम रहा। साथ ही शाह ने चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इस दौरान चर्चा की। किया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में थी और यहाँ प्रदेश में थी, जब हरीश भाई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम गिनाओ तुमने क्या काम किया। और हम बता रहे हैं कि हमारे 4.5 साल में हमारी सरकार थी और प्रधानमंत्री ने यहाँ क्या किया। 85,000 करोड़ की योजना गिना के चले गए। तो अब वो भी बताया भाई कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की और रावत जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, क्या काम हुआ यहाँ पे। देखिए, भड़काने का काम, भड़कलाने का काम ये आज कांग्रेस की शैली हो गई है। राष्ट्रवाद की धरती है, यहाँ हर परिवार में एक सैनिक है और यहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रवाद का एकदम ओतप्रोत है। और जिस तरह धारा 370 माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के विशेष प्रयासों से समाप्त हुई है, उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड भी इसको एक अच्छे ढंग से लेता है। और मैं सोचता हूँ कि माननीय अमित शाह जी जो ऊर्जा भरते हैं और उनके कारण उनके जो डायनेमिक लीडरशिप है, उससे मैं सोचता हूँ सबको साथ लेके चलने की जो उनमें क्षमता है। राष्ट्रवाद की धरती। गृह मंत्री अमित शाह जी का आना ही एक अहम और ऐतिहासिक बना जाता है उत्तराखंड के अंदर। और पिछला चुनाव भी उनके रहते हुए, राष्ट्रपति के रहते हुए हुआ था। और मैं कह सकता हूँ कि जब जब वो आए तब तब कार्यकर्ताओं में उत्साह लाए, उत्साह का वातावरण हुआ है। और 2022 के चुनाव में भी सन्निकट हम जाने वाले हैं, उस दृष्टि से भी कुछ टिप्स उन्होंने दिए हैं। गृह मंत्री। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की राजनीति का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तोड़ मरोड़ की राजनीति भी देखने को मिल रही है। कई राजनेता कभी इस नाव पे सवार होते दिख रहे हैं तो कभी उस नाव पर। तो वहीं कई दल बदलू नेता भी सत्ता में काबिज होकर सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं।
देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भगत है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड है। 12-13 ऐसे लोग हैं जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लगातार वो मंत्री रहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भाजपा का है, लेकिन जो पूरी कैबिनेट है वो कांग्रेस ही है। और अब जब चुनाव आ गए हैं तो फिर ये दल बदल की स्थिति दोबारा शुरू हो जाएगी, और दोबारा शुरू हो गई। लालकुआं तहसील के बाहर स्वतंत्रता सेनानी का परिवार अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। कई दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि देश को आजाद कराने में हमारे परिवार का अहम योगदान रहा है, लेकिन हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि आखिरकार हमें अपने परिवार के साथ अपने अधिकारों को पाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। जो वादा किया था वो पूरा ही नहीं हुआ है। हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि हमें मुक्ति नहीं मिली है। हम तो उसी हाल में हैं। उनकी सज़ा 7 साल की हुई, 7 बेर जुर्माना हुए हैं, और हमें आज तक कोई ज़मीन प्रदान नहीं करी उन लोगों ने हैं। तो हमारे लिए तो ऐसे ही लगता है कि अंग्रेज लोग बैठे, लेकिन हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि हमें मुक्ति नहीं मिली है। हम तो उसी हाल में हैं। जमीन के लिए बैठे हैं। हमारा जमीन हम ही को नहीं मिल रहा, हमारी जमीन हम ही को नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे लेकर के हम अपने बच्चों के गरबाई मोहल्ले में कहाँ जाएंगे लेकर के। चटाई लेकर बैठी हूँ था यहाँ पे तहसील के सामने, रोड में पड़े रहते हैं। रोटी खाएंगे, घर रहने तक का कोई व्यवस्था सरकार ने हम लोग को नहीं करा, जबकि हमारे ससुर जेल में थे। उन्हीं की जगह जमीन हम लोग को नहीं मिल रहा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।